हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बीपीयूटी मैथमेटिक्स 2 के क्वेश्चन पेपर 2021-2022 का जो है सॉल्यूशन की डिमांड आ रही थी और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। पता लगा मुझे कि 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 दिन बाद। ओके, सो जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर ये जो है 2021-2022 में आया हुआ था और जिसका कोड RMA2A001 है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया हुआ है बीपीयूटी ऑनलाइन से। वहाँ से जाके आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल था पिछली बार का, और ऑब्वियसली इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आप देख लो। फिर भी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके भी जितने सेक्शन है वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था लास्ट टाइम। उससे पहले वाला पेपर समवट इसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर वो साइट दिए रखी है bputonline.com। यहाँ से जाके ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो चलो फिर शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन था कि अंडर व्हाट कंडीशन अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स विल हैव अ सॉल्यूशन। विल हैव अ सॉल्यूशन बोला है। अ सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात है कि सॉल्यूशन कब होता है ना। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में, जिसमें रो होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड कॉलम में होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यू कैन से। सो तो अगर मैट्रिक्स जो बनेगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो m क्रॉस n मैट्रिक्स का होगा ऑर्डर का, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑब्वियसली भी m क्रॉस 1 का होगा। तो कंसिस्टेंसी कब होती है कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन की? व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A दोनों ही इक्वल हो, तब तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। अगर इसमें बोला है कि m लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल सॉल्यूशन कब देगा, तो ये कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई हो जाती है। अगर बात आती है यूनिक सॉल्यूशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहली तो चीज़ है कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जो कि इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कंडीशन है कि मान लो अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो जो m माइनस एन है, m माइनस एन इक्वेशंस है, वो रिडंडेंट हो, मतलब उनका होना ना होना कोई मतलब ना करे। इसका मतलब कह सकते हैं कि m माइनस एन जो इक्वेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो बाकी n इक्वेशंस पे। तो इन दैट केस ऑल्सो ये कंडीशन बन सकती है। तो एक ये पर्टिकुलर केस है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ इसी को मैंने लास्ट जो जब मैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स करा रहा था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका फुल सॉल्यूशन, और ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो यही था आंसर। ठीक है, यहाँ पर पूरी लिख रखी है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के कब सॉल्यूशन होता है, कब सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है इसका कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सब वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं। मान लो v1 v2 v3 v4 v5 एंड डॉट डॉट vn, मैंने एक लीनियरली सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जब किसी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा 1 के लिए सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन vn इक्वल टू 0 हो, जिसमें सभी के सभी, इसको जब सॉल्व करें तो सभी के सभी अल्फा आई जो है वो 0 आ जाएं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वेक्टर्स है v1 v2 v3 डॉट 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 vn, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको एक और तरीके से देख सकते हैं हम। सपोज मैंने ये 3 वेक्टर ले लिए v1 v2 v3। ठीक है, अब मुझे चेक करना है एंड दिस v1 v2 एंड v3
R बिलोंग्स टू R3 ओवर R। ठीक है, ये एक वेक्टर स्पेस है R3 ओवर R, इसमें से ये तीनों वेक्टर लिए हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1 टाइम्स ऑफ V1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ V2 प्लस अल्फा 3 टाइम्स ऑफ V3 को इक्वल टू करना पड़ेगा 0 0 0। ठीक है, क्योंकि R3 है, मैं से एलिमेंट ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अल्फा 1 टाइम्स ऑफ 1 1 1 प्लस बी अल्फा 2 टाइम्स ऑफ 1 1 0 प्लस अल्फा 3 टाइम्स ऑफ 1 0 0। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0 0 0। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 विल बी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और जेड एक्सिस पे क्या आएगा, अल्फा 3। ओके, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड हियर इट विल बी, नहीं गलत लिख दिया क्या, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ओके, इट इज ओके। देन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इट इज ऑल्सो ओके। देन अल्फा 1, इट विल बी 1। ठीक है, ये 1 आएगा, अल्फा 1। ठीक है, प्लस अल्फा 2, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा 3 भी 0 हो जाएगा, ये आ गया 0 0 0। तो जब मैं एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ, वाई को वाई के साथ, और जेड को जेड के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से मिलेगा अल्फा 1 इक्वल टू 0, है ना। फिर अगर अल्फा 1 0 है तो यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसके इक्वल आ रहा है भाई, 0 के। तो इसका, और अल्फा 1 ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब अल्फा 2 भी 0। और यहाँ से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, ये किसके इक्वल है, ये भी 0 के है, जिसमें से अल्फा 1 अल्फा 2 ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब अल्फा 3 भी 0। इसका मतलब सारे ही अल्फा आइज जो हैं वो ऑल आर 0। इसका मतलब ये जो तीन वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में ऐसे भी, कि 3 वेक्टर दे रखा होगा और बोलेगा प्रूव करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, अगर तुम्हें समझ होगी ना तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, आर इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो इसके जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगे 2 3 और -1। करके देखना चाहो तो भी करके देख सकते हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी, जिसमें से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 -1 0 3 माइनस लैम्डा 5 0 0 और -1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 0 है। तो देखो क्या करना है, आपको इस कॉलम के अराउंड इसको एक्सपेंड करना है। इसको करने लगोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके अराउंड करोगे तो सिंपली ये आएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, है ना। सो 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस लैम्डा -0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल यही हो गया, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आपके आवाज़ आ गया -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इधर लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू -1। तो यही 3 आ गया जो मैं कह रहा था। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता तब भी आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस अरे ये तो हो गया। ओके, विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स हैव देयर आइगन वैल्यूज विद यूनिट मॉड्यूलस। यूनिट मॉड्यूलस किस मैट्रिक्स, किस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के होते हैं। तो देखो, इसका आंसर हो सकता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिट मॉड्यूल के लिए कॉम्प्लेक्स एंट्रीज चाहिए, है ना। तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो होती है वो कहता है कि A इंटू ए ट्रांजुगेट जो है, या थीटा कह लो आप, इज इक्वल टू आई होता है ना। मतलब ऐसे कह लो A इंटू ए थीटा अपन लिखते हैं इज इक्वल टू आई। तो ये जो है ना, ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो मान लो लैम्डा अगर आइगन वैल्यूज है, लैम्डा आइगन वैल्यू है किसकी, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए की, जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ए इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब सिंपल सा है कि इसकी जो एंट्रीज है ना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।
तो मान लो ये ले लेता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ऐसे ले लिया मैंने। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट होगा आपका, इसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा। तो कंजुगेट आ जाएगा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, बिकॉज बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम आइगन वैल्यू जो है मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इस ए की जगह मैं लैम्डा रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होल स्क्वायर, नहीं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है, दिस इज नथिंग बट इट्स मॉड्यूलस, नहीं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का मॉड्यूलस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगा ना यार, बिकॉज इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो मॉड्यूलस है इसका, है ना, क्योंकि x ऐसे देख सकते हो x प्लस आयोटा वाई, सो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो x प्लस आयोटा वाई होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना, अंडर स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो होल स्क्वायर ही किया, यहाँ पे 1 आया, तो इसका मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स है जिसका यूनिट मॉड्यूलस होता है आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिकली विच passes through the point 2 3 4 in the direction of the vector 1 2 1, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी हुई थी, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट से पास कर रहा है और इन किसी डायरेक्शन में है, तो उसकी ये इक्वेशन होती है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द डायरेक्शन आई जे के, और ऐसे भी लिखा अगर हो तब भी यही आंसर होगा, और पैरेलल टू द दिस आई जे के, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन है तो एक ही डायरेक्शन होता है। इज एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस सी, और आपको दिख रहा है अपॉन में आई जे के, मतलब अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें तो पास कहाँ से कर रहा है, 2 3 4, तो मतलब ये ए बी सी हो गया, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप जे कैप के कैप जो है वो है 1 2 3 1 to 1, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 4, सॉरी दिस शुड बी z, ठीक है, गलत लिख दिया यहाँ पे, z आएगा z माइनस 4 अपॉन 1। सो ये वो लाइन हो गई जो कि 2 3 4 से पास कर रही है और 1 2 1 के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, सिंपल था, ये आंसर आना चाहिए इसका। अब देख लेते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स। देखो सिंपल सी बात है, 2 नंबर में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनमें से कुछ क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते ही हैं, तो ये तीनों तो कर ही लेना। तो इसमें ग्रेडियंट पूछा है, तो ग्रेडियंट किसका निकालते हैं अपन, स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, है ना। तो स्केलर फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेडियंट होता है नेबुला एफ या नेबुला फाई बोलते हैं इसको, जनरली फाई यूज करते थे अपन, है ना। तो नेबुला मतलब डेल वेक्टर विच इज दिस वन, इसको स्केलर से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये आपका एफ हो गया, नेबुला एफ, यही ग्रेडियंट होता है। ये समटाइम्स ये नॉर्मल वेक्टर भी होता है सरफेस के, तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। इसके अंदर जस्ट मैंने डेल के साथ इसको ले लिया और इसके बाद मैं इसको ऑपरेट करने जा रहा हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, एक्स के रेस्पेक्ट में पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। यहाँ पर इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा 2xyz, ठीक है, और z के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो xy स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यही आपका ग्रेडियंट निकल गया, ठीक है। तो सिंपल सी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस ये आ सकता है 2 नंबर में, और हर बार आ रहा है। पिछले 3-4 जो पेपर देखे गए हैं 2018-19, फिर उसके बाद 20-21 एंड देन 21-22, इसमें ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ये कर लेना अच्छे से, ठीक है।
उसके बाद फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द, देखो अब डाइवर्जेंस आ गया, बताओ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। सो इसका डाइवर्जेंस निकाल दो। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल को डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर के साथ। तो कर्ल को डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के साथ तो अपने पास ये आ जाएगा, ये रहा कर्ल को नहीं सॉरी डेल को डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर के साथ, तो ये हमारा डेल, ये रहा एफ, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों का। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप दैट शुड बी 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा पार्शियल डेरिवेट बचेगा एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड जो टर्म है एफ में, तो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो 2xy, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 2xyz, इसको भी पार्शियल रिप्रेजेंट करेंगे तो 2xyz, इसको भी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z तो ये भी 2xyz। तो इसका मतलब 2 + 2 + 2 दैट इज 6xyz, 2 गधे प्लस 2 गधे प्लस 2 गधे, तो टोटल 6 गधे। तो 6xyz इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस नॉर्मल एन टू द सरफेस आर यू वी। इसमें ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है लेकिन इसमें दो टर्म्स हैं यू और वी। तो इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू यू, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वी। तो उन दोनों का अगर नॉर्मल वेक्टर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो वही चीज़ करना हमने। ये हमारा यू आर यू वी दे रखा है, पहले मैंने क्या किया, यू के रेस्पेक्ट में आर को पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर तो कोई यू वाला टर्म नहीं है, तो ऑल द टर्म्स आर ट्रीट एज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 0, लेकिन ये आ जाएगा 1 क्योंकि ये इसमें यू है ओनली। तो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू यू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे अगेन v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो वो आ जाएगा अपने पास -a sin v और ये आ जाएगा p cos v, ठीक है। और यहाँ पर v नहीं है तो सिंपली इट विल बी 0। अब मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही कैसे होता है ना, डिटर्मिनेंट i j k, ठीक है। उसके बाद पहले का जो कोफिशिएंट है तो डेल आर ओवर डेल यू में क्या क्या था, 0 0 1, तो यहाँ आ गया 0 0 1। दूसरा क्या है डेल आर ओवर डेल वी, उसमें क्या है -a sin v, b cos v और 0, तो यहाँ लिख दिया। इनका डिटरमिनेंट निकाल दिया, ये हो गया खत्म कहानी। और अगर क्वेश्चन में पूछा होता है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ, है ना, यूनिट नॉर्मल सरफेस नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो उसके लिए जस्ट इसी का क्या कर लेते हैं अपन, डिटरमिनेंट मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर साइन स्क्वायर वी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर पूछा होता तो। फिलहाल उसने ये पूछा है, ठीक है। आया था व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन cos 5t। अब देखो cos 5t लिखा है या कुछ भी लिखा है cos 5x, इसमें करना क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए इस क्वांटिटी को x को t से रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा आपके पास 5t। ये इक्वल आना चाहिए फंडामेंटल के लिए 2π, मतलब साइकिल कितनी होती है 2π, है ना। तो 0 से स्टार्ट हुआ 2π, तो दिस इज फंडामेंटल पीरियड। तो ये कितना t 5t है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/5। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, +1 +2 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पीरियड निकल गया अपने पास, तो ये होपफुली दिस इज द आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादातर क्या कम्प्लीटली वन जो क्वेश्चन था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया इसमें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आई थिंक 8 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी अब आने वाले वीडियोस में हम लोग कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या वीडियो देखना है तो चैनल को यार कर दो, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।